हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। क्या आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी हाँ, अभी 5 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं कि सारे बच्चे आ जाएं। तो एक बार कंफर्म कर दीजिए, एक बार कंफर्म कर दीजिए, पूरा स्टेटमेंट लिख दीजिए कि हाँ सर आपकी आवाज क्लियर है, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। क्योंकि आज होने वाला है क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 5 है, केमिकल बॉन्डिंग, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत सारे बच्चों को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा इस चैप्टर में। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि इस चैप्टर में बोलते हैं ना कि पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। इस चैप्टर में वो फंसते हैं। क्यों फंसते हैं, क्या रीजन है, वो सारा का सारा डाउट आज पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी आवाज क्लियर है ऐसा मुझे कंफर्मेशन मिल चुका है। थैंक यू वेरी मच बताने के लिए। और मैं जरा वेट कर लेता हूं और 2 4 5 मिनट। ठीक है, मैंने कल होमवर्क दिया था बच्चे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ने होमवर्क कंप्लीट किया होगा। मैंने एक क्वेश्चन दिया था। अब जिन्होंने होमवर्क अगर मिला होगा तो शायद से पता चल गया होगा। यस, देखिए माइक अनम्यूट करने का जो ऑप्शन है वो एक्चुअली जो शायद पहले रिक्वेस्ट करता है उसे मिलता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं जरा देख लेता हूं कोई है यहाँ पे। क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चे आपको? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। यस। हेलो। हेलो। हाँ सर, आ रही है सर आवाज। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। यस। हाँ सर। आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है। यस सर, आपकी आवाज आ रही है एक सर। मिनट में जरा देख लेता हूँ कोई कनेक्शन प्रॉब्लम तो नहीं है। एक मिनट चलेगा, बट मेरी आवाज आप लोग को क्लियर आ रही है ना? मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं देख लेता हूँ कनेक्शन का कुछ इशू रहेगा तो। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। देख लीजिए जल्दी से। मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोग का। उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत जल्दी जो है आप लोग जो है कि यहाँ पे आंसर मुझे बताएंगे। तो फटाफट रेडी हो जाइए, लास्ट 3 मिनट। जो लोग बोल रहे हैं ये चैप्टर रिपीट कीजिए, आप जाकर दोबारा देख सकते हैं। बच्चे क्रैश कोर्स है जहां पे आप ऑलरेडी सीख कर आए हो 11th का कंटेंट। यहाँ पे आपको एक ब्रशअप किया जा रहा है और विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, मतलब कौन सी चीजें कैसे होती हैं। लाइक अगर आप sp3 हाइब्रिडेशन की बात करते हो, ठीक है, sp3 अगर आप हाइब्रिडेशन की बात करते हो तो आपको भी अच्छे से पता हो कि sp3 जो हाइब्रिडेशन होता है वो किस तरह से पता लगाया जाता है। अगर नहीं पता है तो देख लो, यहाँ पे मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। लास्ट 2 3 मिनट है मेरे पास। तो जो लोग पूछना चाहते हैं कि सर एग्जैक्टली हाइब्रिडेशन रिपीट कर दो या हाइब्रिडेशन क्या होता है तो मैं दिखा दूं। जैसे कि आप बोलते हो जब कि sp3 हाइब्रिडेशन, देख लो यहाँ पे। मैं एक बार जरा सेलेक्ट कर लो पेन। यस, अब क्लियर है। देखिए जब मैं बोलता हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो लोग कंफ्यूज है ना उनके लिए बता रहा हूं मैं। ये कल मैंने कराया था, इसमें मेजरली आपको क्या याद रखना है वो पता होना चाहिए। देखो sp3 हाइब्रिडेशन, तो कार्बन का नंबर कितना होता है? कार्बन का नंबर होता है 6। लिखते हैं 2,4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। अब ये 1s2 क्या हो गया आपके लिए? हीलियम हो जाएगा, जो कि इनर्ट गैस होता है, तो इसको कुछ नहीं कर सकते। इसका ऑर्बिटल कभी बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब ये 2s और 2p आप देख सकते हो यहाँ पे वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे होते हैं। अब इस समय अनपेड कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 2। लेकिन अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जम कराएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे मिल जाएंगे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? तो एक एस और 3 पी को जब हम ऐड करेंगे, यहाँ पे देख लो चाहिए तो साइड में दिखा देता हूं आपको मैं। जब एक एस और 3 पी इस तरह से, ठीक है, जब हम ऐड करेंगे, एक एस हो गया और ये 3 पी हो गए। जब इसको मैं ऐड करूंगा तो बोलो ये क्या मिल जाएगा? sp3 बन जाएगा बच्चे। तो ये sp3 होता है जिसमें कार्बन का हर एक बॉन्ड जो होता है ओवरलैपिंग करता है अच्छे से। और ये जो होता है कहीं ना कहीं sp3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। चलेगा। जो लोग पूछ रहे हैं सर एमओटी में क्या होता है, देखो यहाँ पे एमओटी में, एमओटी मैंने आपको बोला था पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पहचानने के काम में आता है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंटली आपको तरीका बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर क्या आ गया बच्चे? इवन नंबर आ गया, तब समझ लेना कि वो डायमैग्नेटिक होगा। क्या होगा? वो डायमैग्नेटिक। चलेगा, ये तरीका है। और अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गया बच्चे आपके लिए? ऑड नंबर आ गया, तब उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। ये तरीका इजी लगा आपको? बट दो चीज को छोड़ के, कौन कौन से नंबर को?
10 नंबर और 16 नंबर के इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना, ये जब कभी भी आएंगे तो भी इसको हम पैरा ही बोलते हैं। आया समझ में? यही रीजन है कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो 16 इलेक्ट्रॉन लेके चलता है, फिर भी उसको हम क्या बोलते हैं? पैरा बोलते हैं। तो ये आपको सब शॉर्टकट है जो आपको पता होना चाहिए। चलेगा, कोई टेंशन नहीं लेना आपको, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो क्या मैं शुरू कर दूं? लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट देख लो, जल्दी से समझा दो अपने आप को, बता दो अपने आप को कैसे करेंगे। यस, एमओटी जो डायग्राम होता है, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, उसका जो डायग्राम बनाते हैं वो डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं आएगा भाई ड्रॉ करने के लिए। आप 11th का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखने के लिए नहीं पढ़ने बैठे हो। 1s1 होता है, राइट? तो कैसे मैंने बताया था, इस तरह से हम क्या करते हैं? ऑर्बिटल को स्प्लिट करते हैं, राइट? इस तरह से हम क्या करते हैं? ऑर्बिटल को स्प्लिट करते हैं। याद आ रहा है कुछ? और एनर्जी लेवल पे हम क्या रखते हैं? 1s यहाँ रखेंगे, यहाँ पर भी क्या रखेंगे? 1s रखेंगे। इसको हम बोलते हैं एक लेयर हो जाएगा, ये आपका एक सर्कल यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन है जिसको हम सिग्मा 1s बोलेंगे, और नीचे वाले को बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s, इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन एक है तो एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दो, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये हो गया आपके लिए वेल प्रिपेयर्ड एमओटी डायग्राम। जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर एमओटी डायग्राम कुछ दूसरे कंपाउंड का बताइए, कुछ दूसरे एलिमेंट का बताइए, तो जैसे मान के चलो आप, मैंने ले लिया बेरिलियम, ले लिया बेरिलियम का नंबर कितना होता है? 4। क्या होगा? 1s2 2s2। अब मुझे तो पता है कि 1s2 का एनर्जी वैसे का वैसे ही रहेगा, नीचे रहेगा, और 2s थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? 1s बना दिया, और इसके ऊपर क्या बनाऊंगा? 2s बना दूंगा। देखो इस तरह से दिख रहा है, ये 1s हो गया, ये 1s हो गया, और यहाँ पे मैं बना दूंगा 2s। समझ में आ रहा है? ये मैंने बना दिया 2s। क्लियर हो रहा है चीजें? चलेगा, ये हो गया मेरे लिए 2s, तो ये हो गया मेरे लिए 2s। क्लियर है? अब यहाँ पे आपने क्या किया? सब इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए आपने क्या किया? सर्कल यूज कर लिया। s ऑर्बिटल, इसीलिए हम एक एक सर्कल लेते हैं। p होता तो हम तीन तीन लेते हैं, p x y p x p y p z। अब 1s2 है तो इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन भरो, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी दो भरो, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन। अब दो दो में से एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, तो इसके पास पूरा फिलअप हो गया। अभी भी दो बचा है तो एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, तो इसके बाद भी फिलअप हो गया। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया बच्चे? फिलअप हो गया। वैसा ही ये भी दिखा गया, क्योंकि ये भी तो फिलअप ही है, ये भी तो 2s2 है, तो ये भी क्या हो गया आपका? पूरा का पूरा डिटेल इस तरह से हो जाएगा। तो अगर किसी ने पूछा कि बॉन्ड ऑर्डर निकालो इसके लिए, तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चे? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है, अब कल मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखो, नीचे वाला नहीं दिखेगा तो भी चलेगा, क्योंकि नीचे वाला का बॉन्ड ऑर्डर अल्टीमेटली पूरा फुलफिल है तो जीरो ही होने वाला है। हालांकि ऊपर वाला भी जीरो ही होगा, क्योंकि 2s2 मुझे पता है फुलफिल है। तो 2 - 2 दिखाई दे रहा है, बॉन्डिंग कितना है? 2, एंटी बॉन्डिंग 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 0 डिवाइड बाय 2। तो आंसर कितना आ गया? 0। तो बेरिलियम कितना बॉन्ड ऑर्डर दिखाएगा? 0 बॉन्ड ऑर्डर। चलो ये मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया, जो लोग कंफ्यूज थे। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पूछते हैं बच्चे? कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे तुम ऐड करोगे? अरे यार तुम साइंस लिए हो, तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे लग रहा है कि सब चैप्टर में आज सिखा रहा हूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए तो हमको इंडक्टिव इफेक्ट पता होना चाहिए, रेजोनेंस पता होना चाहिए, है कि नहीं? इंडक्टिव इफेक्ट आप जाके देखो एक बार, कैसे मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में सिखाया है कि कैसे अल्कोहल का एसिडिक चाहिए, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक चाहिए, कि फिनॉल का चाहिए, किसका एसिडिक जानना है आपको। चलेगा? एकदम स्लो जा रहा हूँ बच्चे, प्रतीक एकदम आराम से जा रहा हूँ मैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? चलो तो गेट रेडी फॉर द टुडेज कंटेंट। आज पूरा का पूरा जो है एमसीक्यू होने वाला है, तो अपने आप को एकदम अलर्ट कर लो, अपने आप को एकदम बोलते ना कि सीट बेल्ट एकदम बांध लो और धमाल के लिए रेडी हो जाओ। क्या आप सब धमाल के लिए रेडी हो? एक कंफर्मेशन दे दो ताकि मुझे भी पता चल जाए कि हाँ सारे के सारे बच्चे आंसर देने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। चलेगा? चलेगा? यस, वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो गेट रेडी फॉर एमसीक्यू। तो ये जो एमसीक्यू है अब वो आपके स्क्रीन पे आने वाला है, और ये रहा पहला एमसीक्यू। चलेगा? जिसको मैं क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पीछे मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में 5 तक मैंने करा दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। चलेगा? फटाफट बता दीजिए भाई, ये सबसे जरूरी है। जल्दी, मैं यहां पे देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। अच्छा लगता है जब आप आंसर देते हो, जब आप यहाँ पे मैं देखता हूं कि हाँ यार बच्चे आंसर दे रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब बच्चे आंसर देते हैं ना, तो इसका मतलब वो सोचते हैं। जो बच्चे ABCD चारों लिख रहे हैं ना बच्चे, उनका थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं गया हुआ है, वो अच्छे से सोच नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को मेरी सलाह है कि आप एक बार वापस से पूरा डेडिकेशन के साथ जो है कि लेक्चर बैठना स्टार्ट करो। आप भी ABCD में से राइट आंसर देने के लिए बोलते ना एकदम ये हो जाएंगे, कंफर्मेशन में आ जाएंगे कि हाँ नहीं मैं भी अब राइट आंसर दे रहा हूं।
और गलत नहीं दे रहा हूं, सही दे रहा हूं। ये कब होगा? जब आप डेडिकेट के साथ हर दिन 5 बजे यहाँ पे लेक्चर आप अटेंड करेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है, क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि एग्जैक्टली इसमें क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि चार्ज ऑन अ केटायन इज +2। अब सोच लीजिए कि जो मेटल है मतलब M है उसके ऊपर +2 का चार्ज है, और बोला है कि एनायन जो है आपका -3 है। अब ये एनायन है जो आपका A है जो -3 है। हमने पढ़ा हुआ है कि भाई जब कभी भी चार्जेस होते हैं तो इनका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। लोअर क्लासेस में ये हमने किया हुआ है। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा M कितना आ गया बच्चे, 3 आ गया, लेकिन A कितना आएगा, 2 आएगा। अब ऐसा आंसर आपको कहां दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे सर C में दिखाई दे रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा C। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बोलना मुझे। मेरे ख्याल से हर एक कंसेप्ट जो है वेल प्रिपेयर्ड एकदम क्लियर होते चले आ रहा है कि नहीं? चलो बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे ही सही एक एक क्वेश्चन को हम बोलते हैं ना जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। चलो यहाँ पे भी बाय मिस्टेक से क्वेश्चन नंबर 6 ही टाइप हो गया है, बट आप क्वेश्चन नंबर 6 ही मान के चलो, हमें क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है भाई आपके लिए कि एन एलिमेंट x जहां पे z इक्वल टू 12 दिया हुआ है पहले से, कंबाइन विद एन एलिमेंट y जिसका एटॉमिक नंबर 17 दिया है, टू फॉर्म एन आयोनिक सॉलिड, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द फॉर्म कंपाउंड। अगर ये आयोनिक बनेगा तो कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से लग रहा है कि गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको ये दिमाग चलाना है। दिमाग जरा चलाओ पहले, आपको क्या लग रहा है कि क्या यहां पे हो सकता है, कौन सा स्टेटमेंट यहां पे गलत है, सोच लीजिए अच्छे से। जल्दी जल्दी जल्दी, मैं यहाँ पे आपके बोलते ना मैं वेट करता हूं बच्चे कि मेरे बच्चे जो है ना आंसर देने के लिए एकदम एक्साइटेड रहेंगे। यस, रेडी पोजीशन में सब लोग। चलो तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता दूं, पहले फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। पहला जो आपको क्वेश्चन में देखना वो फॉल्स, मतलब कि जो गलत बात है वो तुम्हें टिक मार्क करना है। तो अगर मैं बोलूंगा कि वैलेंस ऑफ x एंड y इन द कंपाउंड विल बी 2 and 1, तो ये बात तो सच है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको अलग स्लाइड पे लेके। देखो अगर मैं बोलूंगा कि जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, कॉमन सी बात है, वो कुछ ऐसा रखेगा 2,8,2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा बच्चे, वो +2 आयन बनाएगा, तो +2 तो बनाएगा नो डाउट। अगर जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है उसको हम 2,8,7 बोलते हैं, और ये क्या बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, 2,8,8 बनाएगा। इसका मतलब ये -1 बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में जो आपको लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, वहां पे क्लियरली बोला है कि वैलेंस ऑफ x एंड y इन द कंपाउंड विल बी 2 and 1, तो ये बात तो सच है कि एक 2 बनेगा और एक 1 बनेगा। चलेगा बच्चे, गौरी बातें नहीं कर रहा हूं बच्चे, कंसेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए जो है वो आपको दिखाई दे रहा है कि 2 और 1 जो है यहाँ पे राइट इंफॉर्मेशन, हमें फॉल्स पूछा गया है। अब बी की बात करते हैं, द केटायन ऑफ एक्स अटेन द स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ नियॉन। चलो जरा देख लेते हैं कि यहाँ पे केटायन का मतलब होता है +2 वाला, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये 2,8 बनेगा, और 2,8 क्या होता है बच्चे, अल्टीमेटली नियॉन के ही बराबर होता है। सही बात है, इसका मतलब स्टेटमेंट जो 2 आपको दिया है वो भी बिल्कुल सही दिया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 3 दिया कि एनायन ऑफ वाई अटेन द स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रिप्टॉन। भाई क्रिप्टॉन तो 36 होता है और ये तो खुद 17 है, तो ये 36 तक पहुंच ही नहीं सकता है, मतलब सी आंसर आपको फॉल्स दिया है। और ये फॉर्मूला भी सही है, XY2, ये भी सही दिख रहा है आपको परफेक्ट। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो XY2 आएगा, मतलब सी आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे हम केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है उसके साथ हम कैसे डील कर रहे हैं, है कि नहीं। देखने में ऐसा लगता है कि यार केमिकल बॉन्डिंग डिफिकल्ट चैप्टर है, मैं आपको बता दूं केमिकल बॉन्डिंग बहुत मजेदार चैप्टर है। XY2 कैसे आएगा, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, x कितना है भाई, XY2, x2 प्लस है, y1 माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोलो XY2 आया कि नहीं आया। एकदम एक एक चीज लेके चल रहा हूं, कोई टेंशन नहीं लेना, चलेगा। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि देखो अगेन मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार एकदम इजी जा रहा है, तो भाई आप लास्ट में, कल याद है ना आपको क्या हुआ था, लास्ट क्वेश्चन आते आते एक बोलते हैं ना कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ गया था, बिल्कुल वैसा ही होने वाला है कि क्वेश्चन का लेवल आपको धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल बेफिक्र रहो और मैक्सिमम जो है कि आप कंटेंट पे फोकस करो। 11th का पोर्शन है, बहुत डिफिकल्टी नहीं कि तुमको बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। केमिकल बॉन्डिंग अच्छा चैप्टर माना जाता है, केमिकल बॉन्डिंग के कंटेंट में जो होगा बच्चे वही आएगा। जो ऐसा सोच रहे कि नहीं यार कुछ अलग क्वेश्चन पूछेंगे, अरे अलग क्या पूछेंगे, बायो पूछेंगे इसके अंदर, मैथ्स पूछेंगे इसके अंदर केमिस्ट्री पूछेंगे ना बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूछेंगे, एमओटी पूछेंगे, आयनिक पूछेंगे, कोवैलेंट पूछेंगे, भाई यही सब तो पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर फटाफट बता दो जरा, मजा आ जाए। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार क्या बच्चे थे, मजा आ गया क्वेश्चन देख के। ऐसा एक बोलते ना, एक अंदर से एक फील आना चाहिए। आपने बच्चे साइंस लिया है, एमएसटी सीटी की तैयारी कर रहे हो, तो अंदर से एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए,
ठीक है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मुझे दे रहे हैं कि सर राइट आंसर सी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ जरा सी है कि नहीं। यस, बिल्कुल सही है, सी आंसर करेक्ट होगा। कैसे? देखो यहाँ पे लिखा है एक्स जो है ना बच्चे, उसका एटॉमिक नंबर 7 बोला है। 7 का मतलब ये नहीं कि पूरा 7 के 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब 7 होता है तो उसको हम 2,5 लिखते हैं। तो वैलेंस में हम क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक्स के आजू बाजू टोटल जो है बच्चे 5 इलेक्ट्रॉन यूज होगा। बोलो समझ में आया? समझ में आया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बहुत अच्छे, चलो बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ और देखते हैं कि अगला कंटेंट क्या है। चलेगा? एक मिनट, जरा मैं क्वेश्चन नंबर 11 ले सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 ले लेता हूं। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन इस समय दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और बहुत कम लोग इसको राइट भी कर पाते हैं। अब लेवल थोड़ा बड़ा किया है तो अब देखो आंसर ऑटोमेटिक कम आने लगते हैं। बच्चे स्लो स्लो जाऊंगा ना यार, अचानक से थोड़ा लेवल हाई कर दूंगा, ठीक है? तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, लेवल हाई होगा, कंटेंट अच्छे होंगे, ठीक है? एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है, आज हमारा एमसीक्यू चल रहा है। एकदम बेफिक्र रहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। इसका राइट आंसर क्या होगा सोच लो जरा। देखो, द फॉर्मल चार्ज इज बेस्ड ऑन अ प्योर आयोनिक, क्या बोला, जरा क्वेश्चन पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फॉर्मल चार्जेस, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी बात है जो फॉर्मल चार्जेस के लिए सही बात है। तो द फॉर्मल चार्ज इज बेस्ड ऑन प्योर आयोनिक बॉन्डिंग, ये तो बिल्कुल गलत है। कल हमने आपको बताया भी थे, फॉर्मल चार्जेस CO2 का निकाल के दिखाया था मैंने आपको। तो CO2 कोई आयोनिक बॉन्ड तो होता नहीं है, तो ये बात तो गलत है। तो ये बात तो गलत हो गई बच्चे, ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन बोल रहा है द स्ट्रक्चर हैविंग लोवेस्ट फॉर्मल चार्ज हैव द लोवेस्ट एनर्जी, ये बात आपके लिए बिल्कुल सही है। जिन्हें नहीं पता है तो वो आज याद कर लो कि लोवेस्ट फॉर्मल चार्ज इसका होता है, मतलब उसका लोवेस्ट एनर्जी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, इस बात को याद कर लेना। ब्रेकआउट में लेने वाला हूं बच्चे, बिल्कुल टेंशन मत लो। जो नंबर सी ऑप्शन वो भी देख लो, द फॉर्मल चार्ज कैन नॉट बी असाइंड फॉर एटम्स ऑफ पॉलीएटॉमिक स्पीसीज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कर सकते हो ना, एटम का तो करते हैं हम लोग। कोई अब जैसे CO2 क्या है, पॉलीएटॉमिक है, तो उसमें हमने कल लिया था ना, ऑक्सीजन का 0 आया था, याद है कि नहीं? तो कर सकते हैं। कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नॉट बी रिक्वायर्ड, बिल्कुल रिक्वायर्ड होता है बच्चे। लोन पेयर तो हमको चाहिए रहता है, नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा हो रहा है। चलो अब मैं ब्रेकआउट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। तो जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, गेट रेडी फॉर ब्रेकआउट क्वेश्चन। तो क्या आप रेडी हो ब्रेकआउट क्वेश्चन के लिए? क्या आप रेडी हो? चलो जरा देख लेते हैं। ब्रेकआउट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं, ये रहा आपके सामने ब्रेकआउट क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग होने वाला है। टाइमिंग मैं 60 सेकंड ही दूंगा, तो देख लीजिए। आपका समय शुरू। यस, तो टाइम समाप्त हो चुका है और देख लेते हैं कि कितने बच्चे राइट आंसर किए हैं। अप्रोक्सीमेटली 64% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। अब यहां पे गलती क्यों हो रही है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। कल भी मैंने सिग्मा और पाई समझाया था बहुत अच्छे से, आज दोबारा समझाने जा रहा हूं। देख लीजिए, समझ लीजिए। सिग्मा और पाई के ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखो, किसी भी क्वेश्चन को ना आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यार ये तो इजी क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करूंगा, ये तो इजी क्वेश्चन है। गलत 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 सोच के साथ आप बैठे हो। हर क्वेश्चन को रिस्पेक्ट दो। अगर वो एंट्रेंस में आया हुआ है तो उसकी इज्जत बनती है, उसको आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात कर लूं, जरा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, जरा मैं डिस्कस कर लेता हूं। कंपाउंड क्या, जरा मैं देख लेता हूं, एक मिनट।
एक मिनट जरा, क्वेश्चन क्या था मेरे पास? हाँ क्वेश्चन है मेरे पास, कहाँ गया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन को। ये तो हमारा हो चुका है, टेंशन नहीं लेना है आपको। ये भी हमारा हो चुका है, नहीं ये नहीं हुआ, चलो ठीक है। ये रहा, देख लो यहाँ पे CH3, ध्यान दे बच्चे। ये मैं ब्रेकआउट का क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ये दिख रहा है सबको? ये मैंने ब्रेकआउट का क्वेश्चन उठाया है। हमने पूछा आपसे कि बताओ पाई बॉन्ड कितने हैं, तो आधे बच्चे लोग को समझ में आ गया कि पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं। बट कुछ परसेंटेज बच्चे ऐसे थे जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो मेरे से सीख रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है बच्चे जब आप गलत आंसर देते हो, कि यार सिखाने के बाद भी बच्चे नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कमी शायद मुझ में ही रहेगी। ठीक है, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि अपना जो बेस्ट रहे वो आपको दूं। देखो होता क्या है कि जो सिंगल बॉन्ड है तो सब सिग्मा है। यहाँ पे सी के ऊपर 3 CH3 सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये वाला H भी सिग्मा बॉन्ड। अब ये दो बॉन्ड में से एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा, तो ये कितना पाई मिल गया तुम्हें? एक पाई मिल गया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक पाई मुझे मिल चुका है। अब ये H क्या है? सिग्मा बॉन्ड। ये पूरा क्या है बच्चे? सिग्मा बॉन्ड, पूरा सिग्मा है। ये भी पीछे क्या है? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन इसके आगे देखेंगे ना तो दो पाई रहेगा, एक सिग्मा रहेगा। याद रखना ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई एक सिग्मा, तो 1+2 कितना आ गया? 3। तो इसका राइट आंसर होगा 3 पाई बॉन्ड। बोलो समझ में आया? चैट ओपन कर दूं मैं जरा, बोलो समझ में आया? हर एक बच्चे को एकदम अच्छे से समझ में आ गया? एकदम क्लियर था? चलेगा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बच्चे। बस देखो मुझे चाहिए क्या, आप एक बार अपनी तरफ से क्लियर बोलते ना क्लैरिटी रहेगी कि नहीं सर आपने जो बोला हमें समझ में आ गया। स्टडी या टीचिंग बच्चे वही होती है कि जब जो आप कन्विंस कर रहे हो किसी बच्चे को, अगर वो बच्चा कन्विंस्ड हो गया, दैट इज ओनली कॉल्ड एज टीचिंग। ठीक है, अब बच्चे को तुम बता रहे हो कि ऐसा होगा, लेकिन बच्चा बोल रहा है कैसे होगा, वो कन्विंस ही नहीं हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो टीचिंग वो क्लियर नहीं हो पा रहा है बच्चे को। चलो ये जरा देख लो, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो बोल रहे थे कि सर बड़े इजी इजी क्वेश्चन ले रहे थे, अब थोड़ा सा मैं लेवल पे आया हो। कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन एस एटम इन द फॉलोइंग आयन। आग लगा दो क्वेश्चन को फटाफट एकदम। कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद हाफ क्वेश्चन होता है, मतलब क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा था क्या? कुछ नेटवर्क इश्यू जैसी चीजें होंगी शायद, मुझे लग रहा है। बट क्वेश्चन तो मैंने पूरा दिया था बच्चे, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी सेट मैंने किया था अच्छे से। कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जरा दे दीजिए आप लोग। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोग पहले ट्राई करेंगे, तुक्का नहीं मारने की बात कर रहा हूं मैं। पहले आप रियलिटी में ट्राई करेंगे कि यार रियल में आपको क्या मिल रहा है, सॉल्व करने के बाद क्या मिल रहा है, ऐसे ट्राई करेंगे फिर आप आगे बढ़ेंगे। चलेगा? क्या मिला बच्चे? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में। यहाँ पे क्या होगा देख लीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं फॉर्मूले को, क्या आप चैट में इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं फॉर्मल चार्ज का? जल्दी चैट में इसका फॉर्मूला जरा लिख दीजिए, देखते हैं कितने लोगों का कितना दिमाग चल रहा है। क्या आपको फॉर्मूला याद है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। फॉर्मल चार्ज बच्चे इस क्वेश्चन के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, तो बता दीजिए फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छे, माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, बोलिए जल्दी से, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा बच्चे जो यूज होता है? नंबर ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन लिखा है बच्चे आपने? Be मतलब क्या होता है बोलो जरा? डिवाइड बाय 2। कुछ याद है कि नहीं तुम लोग को? लास्ट लेक्चर में मैंने कराया था। Ve वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस Ne माइनस Nb डिवाइड बाय 2। कुछ याद आया? कुछ याद आ रहा है? चलेगा। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हमें यूज करने होते हैं, फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी यूज करने होते हैं, डिवाइड बाय 2 करना होता है, बहुत कुछ है। तो क्या आप बोलेंगे Ve कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एस का कोई बच्चा है जो मुझे बता सकता है एस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? मैं यहाँ पे जरा लिख लेता हूँ क्वेश्चन को दोबारा एक बार, क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले को। बोलिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर कौन सा इलेक्ट्रॉन? अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सल्फर की बात करें ना हम लोग, एस मतलब क्या होता है? 16। तो 2,8, कितना होता है? पता ही नहीं, 6 होता है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस Ne। बोलो कितना है? जल्दी से दिमाग चलाओ और समझाओ Ne कितना है। यही तो चैलेंजिंग है बच्चे, यही तो चैलेंज है इसके अंदर, कि अगर आप इन सब चीजों को नहीं समझ पाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होने वाला है। स्नेहल बच्चे, मैं पूरा का पूरा फॉर्मल चार्ज सिखा रहा हूं, यहाँ पे सीख लो। क्या बोल रहा हूं, एक एक चीज को समझो, आपको एकदम हर एक चीज वेल प्रिपेयर्ड समझ में आएगी, प्रोवाइडेड दैट कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले मुझे बताओ कि सल्फर जो है यहाँ पे किस तरह से दिखा रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, क्या वो समझ में आ गया? कंफर्म कर दो दोबारा, जो लोग बोल रहे हैं रिपीट करो। मैं फॉर्मल चार्ज पे टाइम क्यों दे रहा हूं? ये क्वेश्चन आपको 99% होगा कि ये एंट्रेंस में बन सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, बट 99% इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके चांसेस ज्यादा रहेंगे आने के। भाई फॉर्मल चार्ज अपने आप में अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत प्यारा सा है, सल्फर का नंबर कितना होता है? 16। तो क्या मैं 2,8,6 लिख सकता हूं
सिर्फ मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं। अगर आंसर यस है तो जल्दी से कंफर्मेशन दे दो चैट बॉक्स में। हाँ सर आप लिख सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ये किया जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री कितना होता है बच्चे, जल्दी से बता दो। 6। सबको समझ में आ गया 6 कहां से आया? वेरी गुड। अब चलते हैं, एनई मतलब क्या होता है बता दीजिए मुझे जल्दी से। एनई का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलिए, सोच सोच के बोलिए। नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या आपको लोन पेयर दिखाई दे रहा है? क्या आपको लोन पेयर दिखाई दे रहा है? ये 2 है बच्चे, तो इसको 2 लिख दो यहां पे। कोई कंफ्यूजन? माइनस माइनस। अब बोलो बॉन्डिंग कितना है? 1 2 3। 3 का मतलब कितना हो गया बच्चे? 3 का मतलब हो गया 6 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 3 का मतलब होता है जब आप 3 बॉन्ड बनाते हो, देखो यहाँ पे जब आप 3 बनाते हो तो एक्चुअल में आप 6 इलेक्ट्रॉन यूज करते हो। बोलो समझ में आया? एकदम आराम से समझा ना फॉर्मल चार्ज। इसके बाद दूसरा अगर मैंने कोई क्वेश्चन दिया तो मैं उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए ये तो कंफर्म आएगा। अब बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? अब तो आना चाहिए यार। 4 में से 2 गया 4, इसको कट कर दिया आ गया 3, तो 4 माइनस 3 विल बी +1। बोलो मजा आया? बोलो मजा आया कि नहीं आया? बोलो ए आंसर हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? लोन पेयर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, लोन पेयर मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, खाली वैसे ही पड़े रहते हैं। चलेगा बच्चे? कोई ऐसा तो नहीं ना कि जो नहीं बोल रहा है कि नहीं समझ में नहीं आया। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि हर एक बच्चा बोल रहा है कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपने आग लगा दिया होगा, आग लगा दिया होगा, है कि नहीं? किसी एक ने बोला मुझे नहीं आया, वापस से समझा दो उनको मैं। देख बच्चे, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये Ni का मतलब होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग वाले, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऐसे समझने का। और ये बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन, Nb का मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। अब हमको क्या दिया था यहाँ पे? हमको दिया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सल्फर का वैलेंस कितना होता है? 6 होता है। नॉन बॉन्डिंग मतलब, नॉन बॉन्डिंग का मतलब बच्चे लोन पेयर। लोन पेयर कितने सल्फर में देखो जरा यहाँ पे, ये दिख रहा है 2, ये दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे 2 है, तो ये 2 को यूज कर लो वहां पे जाके। यहाँ पे मैंने 2 यूज कर लिया। और बॉन्डिंग का मतलब है जो 3 बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए? तो आप बोलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। तो 6 डिवाइड बाय 2, इसको कट किया तो 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 माइनस 3 विल बी +1। नो सर मुझे समझ नहीं समझ में आया, रिपीट करो बच्चे। ताने आपके लिए मैंने रिपीट कर दिया। क्लियर है अभी? अब क्लियर है? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये हुई ना बात। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन को भी हम उड़ा देंगे, उड़ा देंगे हवे में। क्या क्वेश्चन आया हुआ है, मजेदार क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंसते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल? बताया था मैंने क्लास में, कल के लेक्चर में हमने ऑक्टेट रूल को बहुत बेइज्जत होते हुए देखा था, ठीक है? और आज इसके ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब मजा आ गया यार आज तो। क्या बात है, जो कल पढ़ा उसका एप्लीकेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है बच्चे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए मैं फटाफट बता दूं। ऑक्टेट रूल का मतलब था कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। बट अगर मैं BF3 को देख लूं ध्यान से, बोरॉन का नंबर होता है 5, लिखते हैं 2,3। ये रहा आपके पास बोरॉन, ये रहा F। और अगर ये शेयरिंग करेंगे हर जगह से तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही आ सकता है, 8 नहीं आ सकता है बच्चे बोरॉन के पास। इसका मतलब कि BF3 जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलेगा? चलो देख लो जरा। ये भी कितना मजेदार क्वेश्चन है यार, ये तो मैंने कराया था। जल्दी से बता दीजिए किसका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है। चैट बॉक्स में आग लगा दो कि भाई हम इतना बोलते ना कि प्रैक्टिस करके आए हैं, चैप्टर को रीड करके आए हैं, अच्छे से आपने एनालिसिस करके आए हैं चैप्टर को, कि एमसीक्यू तो गलत होगा ही नहीं, एमसीक्यू गलत होगा ही नहीं बच्चे। इतनी प्रैक्टिस करो। और कौन कहता है कि पेड कोर्सेज में ही अच्छी चीजें मिलेंगी? ऐसा कोई अगर कह रहा है बच्चे तो उसको दिखा दो। नून ऐप पर सारा का सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है विद हाईली क्वालिफाइड टीचर्स। ऐसे भी नहीं कि कोई आरा आके पढ़ा रहा है, ठीक है? बहुत ही हाईली क्वालिफाइड टीचर्स है। आपने देखे होंगे कि जो भी टीचर्स से आप सीख रहे हो सबके सब बहुत हाईली क्वालिफाइड है, ठीक है? तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है बच्चे, वो किसका एग्जाम्पल हो सकता है? देखो हाइड्रोजन क्या होता है? 1, क्या लिखेंगे? 1s1, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, s ऑर्बिटल, s आ गया। फ्लोराइड का मतलब क्या है बच्चे? F। नंबर कितना होता है? 9। कैसे लिखेंगे? तो 1s2, 2s2, 2p5 लिखेंगे। 2p5 वापस 3 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड एज 2px, 2py, 2pz। अब यहाँ पे 2 2 1 आता है, तो बोलो ये क्या मिल गया? 2pz मिल गया। मतलब ये f वाला जो है वो 2pz से बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि s और p का ओवरलैप होने वाला है, जो कि सिग्मा ओवरलैप होगा। तो बोलो आंसर क्या मिल गया आपके लिए? आंसर क्या मिल गया बच्चे? sp सिग्मा ओवरलैप। पाई कब होता है? जब लैटरल ओवरलैपिंग होती है, ठीक है? ये सिग्मा होने वाला है, क्योंकि इसको हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग के नाम से भी जानते हैं। चलेगा बच्चे? चलेगा? शहर शेख समझ में आ रहा है बच्चे आपको? वापस से रिपीट करूं मैं, देख लो यहाँ पे, वापस से रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना।
हाइड्रोजन का नंबर 1 क्या लिखेंगे 1s1, फ्लोरीन का नंबर 9 क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p5। देखो ये 9 हो गया ना। अब ये 1s2 तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन कभी बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये इसको हटा दो। अब बचा 2s2 और बचा यहाँ पे 2px, p जो होता है ना 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 2px 2py 2pz। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे रखेंगे 1 2 3, फिर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो बताओ अनपेड कौन बचा 2pz, और यहाँ पे कौन अनपेड बचा है s वाला, मतलब s और p वाले अनपेड है, यही बनेगा और ये इनके थ्रू जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड। शहर शेख अब बच्चे आपको क्लियर होगा ऐसा मैं सोच रहा हूं। तो हर एक बच्चे को ये समझ में आएगा कि ए ऑप्शन क्यों हो रहा है। क्लियर है, हर एक बच्चों को एकदम क्लियर है। बच्चे देखो जल्दबाजी में नहीं कर रहा हूं मैं, एकदम आराम से जा रहा हूं, रिलैक्स होकर चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत भाग रहा हूं, बहुत एकदम कंप्लीट करना है, सारी चीजें एकदम वेल प्रिपेयर्ड चल रही है, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो और धमाकेदार होने वाला है और मजेदार होने वाला है। तो देख लेते हैं जरा कौन सा क्वेश्चन है ये। आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर जरा दिमाग चलाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है ये, तो शकल से लग रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग है ये, जहां पे आपको डायग्राम भी दे दिया उसने। सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा जल्दी। इस तरह के ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं। कल आपने सिर्फ और सिर्फ इंटर न्यूक्लियर ओवरलैपिंग देखा था, जहां पे आपने एसएसपीपी ओवरलैपिंग देखा था जो कि सिग्मा बॉन्ड वाला था। लेकिन अब आज आपको थ्रू द क्वेश्चन में समझाऊंगा कि ये जो ओवरलैपिंग लैटरल होता है उसको हम क्या बोलेंगे और कैसे बनता है ये थ्रू द क्वेश्चन। कुछ चीजें होती है जो क्वेश्चन के बाद ही अच्छा लगता है समझने में, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है। ध्यान दे बच्चे, आप देख सकते हो आपका जो पी ऑर्बिटल है कुछ ऐसा है, राइट, और दूसरा पी ऑर्बिटल भी कुछ ऐसा ही है, सही बात है। जब ये आपस में मिलेंगे तो एक्चुअल में क्या होता है कि इनके बीच में ना बच्चे ओवरलैपिंग होती है, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं इस तरह से। तो इस ओवरलैपिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। ये भी पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है। तो इस ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं लैटरल ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं बच्चे, लैटरल ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग काफी दूर दूर से होती है, इसलिए हम मानते हैं कि पाई बॉन्ड जो होता है वो काफी वीक होता है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड वीक होता है सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में, इस बात को भी ध्यान रख लेना। किसी ने पूछा क्यों, तो आप बोलेंगे क्योंकि ये लैटरल ओवरलैपिंग को फॉलो करता है। लैटरल ओवरलैपिंग मतलब खड़े खड़े और दूर दूर से होता है। अब आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में तो काफी पास में दिखाया है, क्वेश्चन में आपको सिर्फ पैटर्न समझाना चाह रहा है कि अगर ये पी ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, इनके बीच का अगर ये दोनों पार्ट क्या करेंगे आपस में जुड़ेंगे, ये कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा, दिख रहा है इसके बीच में गैप तो रहेगा नो डाउट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे नंबर डी ऑप्शन, द ओवरलैप रिजल्ट्स इन पीपी पाई बॉन्ड। देखो सिग्मा बॉन्ड तो नहीं बनेगा क्योंकि लैटरल ओवरलैपिंग है। H2 मॉलिक्यूल के लिए भी एप्लीकेबल नहीं क्योंकि H2 मॉलिक्यूल में s ऑर्बिटल आता है। इन दिस द ऑर्बिटल ओवरलैप अमंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये भी गलत है क्योंकि इंटरन्यूक्लियर वाला कैसे होता है आपको समझा दूं मैं, जिनको नहीं पता उनको जरा देख लो। इंटरन्यूक्लियर वाला बच्चे ऐसा होता है, मैंने आपको कल समझाया भी था ये वाला पार्ट, याद है। इस तरह से इन्फिनिटी वाली एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, ये दोनों की एनर्जी रिड्यूस होके ये ऐसा बन जाता है। याद करो याद करो, कुछ याद आया। इसको बोलते हैं पीपी ओवरलैप। कौन सा, इंटरन्यूक्लियर वाला। इंटरन्यूक्लियर वाला मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलिए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब आप कोई चीज को रीड करते हो पढ़ते हो तो वो इंटरेस्ट आना चाहिए, और वो इंटरेस्ट कब आएगा जब आपको कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते हैं। अब सर पढ़ा रहे लेकिन आपको समझ नहीं रहा है क्या चल क्या रहा है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग ही सब्जेक्ट चल रहा है, तब तो बच्चे आपको कोई कितना भी अच्छा पढ़ाते नहीं समझ में आएगा। तो पहले आप अपने आप को स्टेबल करो, प्लान करो कि नहीं यार मुझे एंट्रेंस क्लियर करना है, मतलब क्लियर करना है, कुछ भी हो जाए मैं क्लियर करूंगा, ठीक है, और नून ऐप के थ्रू ही क्लियर करूंगा, तो आराम से आप कर लेंगे। मतलब माइंड में वो जो होता है ना विल पावर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए, लेवल देखो काफी बढ़ चुका है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं यार, जो लोग ये सोच रहे थे कि नहीं यार कल मतलब कि जो लेवल था काफी इजी जा रहा था, अब धीरे धीरे आप देख सकते हो कि लेवल काफी बड़ा है, क्योंकि बच्चे सीधी सी बात है, जब आप कोई भी चैप्टर सीखते हो तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हो ना, उसका पुराना बेसिक क्या था क्या रहेगा इसमें। ये क्वेश्चन में आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप देखेंगे कि इसमें परसेंटेज पूछा गया है, इन विच 33.3% एस कैरेक्टर मिलेगा और 66.6% पी कैरेक्टर मिलता है। ऐसा कहां पे होता है, चलो मैं आपको समझाता हूं कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखो मेरा एम सिर्फ आंसर बताना नहीं है बच्चे, मैं चाहूं तो यहाँ पे बता दो कि चलो इसका आंसर ये है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं बच्चे, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया हूँ यहाँ पे कि आपको आंसर बता दो, ये तो सब जगह देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, कोई भी नोट्स निकालो आपको वहां पे मिल जाएगा, पीछे दिया रहता है हर नोट्स का आंसर। आपको एक्सप्लेनेशन समझना है कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दूसरा आ गया तो मजा आ जाएगा। थैंक यू बच्चे राजीव, कल आपको नहीं समझ रहा था बोल रहे थे लेकिन आज समझ रहे हैं। यही होता है कंटिन्यूटी, कि जब आप किसी भी लेक्चर को आप कंटिन्यूटी में देखना स्टार्ट करते हो, भले ही पहले दिन थोड़ा सा आपको
बाउंसर गया होगा क्योंकि आप उसके पहले का कंटेंट नहीं बैठे थे, ठीक है, या बहुत अच्छे से नहीं समझे थे। लेकिन जब आप कंटिन्यूटी में बैठते हो तब होता है आपका, बोलते हैं ना, रियल टेस्ट। चलेगा? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 वो मैं समझाने जा रहा हूं, दिमाग चला लो अपना, इसका राइट आंसर कैसे निकालेंगे। मान के चलो ये पहला ऑप्शन है sp3। देखो ये sp3 में अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल एटम कितने हैं, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, आप बोलेंगे s1 है और p3 है, मतलब कितना ऑर्बिटल हो गया टोटल, 4। इसका मतलब जैसे आप अपना पेपर निकालते हो ना, मार्क्स परसेंटेज, वैसे ही बच्चे जो यहाँ पे न्यू स्टूडेंट उनको मैं बता दूं कि नून ऐप पे डेली केमिस्ट्री 5 बजे जो है आपको हर एक कंटेंट को वेल प्रिपेयर्ड समझाया जाता है और उसका एमसीक्यू लिया जाता है। इस चैप्टर को मैंने कल समझा दिया था और आज एमसीक्यू ले रहा हूं, ठीक है, जो लोग नए बच्चे उनके लिए बता रहा हूं। और डेली 5 बजे मैं आपका लेक्चर लूंगा। सोविन सर, आप जो है नून ऐप जो है आप डाउनलोड कर लीजिए, और नून ऐप में जो मेरा आईडी होता है, अगर आप सर्च करेंगे ग्रुप तो मुझे आपको जल्दी मिल जाएगा, वहां से आप डेली 5 बजे मुझसे जुड़ सकते हैं। चलेगा? चलेगा। बहुत जगह बारिश हो रही है बच्चे, कोई बात नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छे से बारिश में भी आप अच्छी, आपकी बोलते हैं ना आवाज क्लियर आ रही है, नेट अच्छा है, तो आप लेक्चर को बैठिए। अगर आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर को भी बाद में देख सकते हैं। चलो मैं इस टॉपिक पे आ जाता हूं जरा। sp3 में कितने बच्चे हो गए ऑर्बिटल? 4 ऑर्बिटल। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो 4 ऑर्बिटल दिख रहा है, ये टोटल मार्क्स हो गया बच्चे, टोटल मार्क्स, आपको पता है टोटल मार्क्स 4 हो गया। अब उसमें s को कितने मार्क्स मिले? तो आप बोलेंगे सर 1 मार्क मिला है, दिखाई दे रहा है, तो 1 मार्क्स मिले हैं 4 में से। अब इसका परसेंटेज निकाल दो, तो यहां से कट करेंगे तो कितना आ गया जरा बोलो? 25। इसका मतलब कि s कितना परसेंट है? 25% है। किसके अंदर? sp3 के अंदर। बोले समझ में आया? s कैसे मैंने निकाला, समझ में आया? अब अगर s 25 है तो कॉमन सी बात है p 75 होगा, ये तो बिना सॉल्व किए भी निकाल सकते हैं 100 में से माइनस करके। वैसे ही अब आप अंदाजा लगाओ, 33% बोला है, तो क्यों ना मैं दूसरा वाला ट्राई कर लूं। देखो ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो शकल देख के लग रहा है 50-50 आएगा, ये तो 50-50 आने वाला है, ये तो पता चल गया। चलो बी वाले को ट्राई कर लेते हैं पहले। बी वाले का फॉर्मूला है यहाँ पे sp2 ऑर्बिटल दिया है, तो sp2 1s और 2p, मतलब कितने ऑर्बिटल है टोटल? 3। 3 मार्क्स के पेपर में s को मिला सिर्फ 1 मार्क्स। इसको कट कर दो, यहां से कट करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा? 33.33। ये तो सिंपल मैथ्स है यार, मतलब कितना परसेंट आ गया s का? 33.33। अरे यही तो चाहिए था हमें। तो बोलो राइट आंसर क्या हो गया इसका? मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर, मजा आ रहा है, नंबर बी। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, नंबर बी sp2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलेगा? चीजें क्लियर हो गई एकदम अच्छे से? ट्रैक पे जा रहे हैं ना हम लोग एकदम, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घाई नहीं, हर एक कंटेंट बहुत अच्छे से चल रहा है, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आर यू रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 14? आर यू रेडी? Yes, sir. I am ready. You just show the question. Which one of the following species is diamagnetic in nature? बिना MOT डायग्राम बनाए आप ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर आपको आज मैंने शॉर्टकट बता दिया कि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कैसे निकालते हैं। आज का शॉर्टकट अगर जिन्होंने सीख लिया होगा वो तो इस क्वेश्चन को फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, बोलेंगे यार क्वेश्चन था, ये तो टाइम पास हो गया हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 14, 24 नहीं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following species is diamagnetic in nature? तो get ready for this explanation। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं। देखो होता क्या है, He2 लिखा हुआ है। मैं आपको पहले बता दूं कि इवन नंबर जो कार्बन होते हैं, सॉरी इवन नंबर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो देता है डायमैग्नेटिक। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। मैंने पहले बोला हर क्वेश्चन का आपको वेल प्रिपेयर्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा यहाँ पे। और जो ऑड नंबर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमें देते हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब इसके लिए ये नहीं कि आप बात बात पे मैग्नेटिक निकालने के लिए आप एमओटी डायग्राम बनाने बैठेंगे, ये टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। मैं तरीका बता रहा हूं ना, आप उसको फॉलो करो। अब 10 नंबर इलेक्ट्रॉन और 16 नंबर वाले को छोड़ देना, ये इवन होते हैं फिर भी क्या दिखाते हैं? पैरा दिखाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। चलेगा? चलो देखते हैं कौन कहां तक पहुंचा है। बोल रहा है कि हीलियम 2 है जो कि प्लस में है। अब हीलियम का नंबर कितना होता है बच्चे? हीलियम का नंबर होता है 2, और हीलियम 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 2 जा 4 हो गया, तो हीलियम का नंबर 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे +1 है, +1 का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चे? 3 हो गया। बोलो क्या हो गया? इसका इलेक्ट्रॉन 3 हो गया, जो कि ये क्या बन जाएगा अपने आप में? पैरा बन जाएगा। तो ये तो पैरा हो गया ए वाला। नंबर बी वाला देखो, H का नंबर कितना होता है? 1, 1 इंटू 2 कर दो 2, 2 क्या आ गया? इवन नंबर, इवन नंबर मतलब डायमैग्नेटिक, तो सीधा सीधा आंसर बी हो जाएगा। बाकी सब में भी आप ट्राई करेंगे तो आपको या तो 5 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, किसी में भी आपको इवन नंबर नहीं मिलेगा। तो इवन नंबर सिर्फ किसमें मिल रहा है?
मार्कर चेंज कर दो थोड़ा सा, मैं आपको कलर चेंज करता हूं, नहीं तो आप बोलेंगे सर कौन सा आंसर और समझ नहीं रहा है। ये बी आंसर हुआ बच्चे, बी आंसर इज करेक्ट, बी आंसर इज करेक्ट। बोलो समझ में आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? ब्लू मार्कर मैंने ले लिया बच्चे, राजीव आपकी ख्वाहिश पूरी हुई, ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड अगर कोई बोल रहा है मुझे, तो ये मेरे दिल को लगता है यार कि क्या बात है, मतलब मैं इतना गंदा पढ़ा रहा हूं, अगर इतना गंदा पढ़ा रहा हूं तो फिर मैं दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि मैं तो अच्छा पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूं ना बच्चे, मैं ये नहीं बोलता मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए। वापस से देखो, वापस से देखो, वापस से देखो, जो नहीं समझ पा रहे वापस से देखो बच्चे। इवन नंबर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इवन नंबर वाले इलेक्ट्रॉन का मतलब बहुत से लोग कंफ्यूज, इवन नंबर कैसे पता चल रहा है आपको? अरे यार हिंदी में बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं सम संख्या, सम नंबर, समझ में आ रहा है? मतलब कि जैसे मैंने बोला He2, He का नंबर कितना होता है 2, ऐसा 2 बार है तो कितना हो गया 4। अब इसमें बोला है +1 करो, +1 का मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड माइनस कर दो, क्योंकि +1 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालना है मेरे भाई। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना आ गया 3 आ गया। बोलो समझ में आया? पहला। दूसरा देखो, हाइड्रोजन 2 लिखा हुआ है, अब हाइड्रो का नंबर कितना होता है 1, ऐसा 2 बार करना है, कितना आ गया 2 आ गया। ये 2 से हमें क्या पता चल गया कि ये डायमैग्नेटिक है। बोलो समझ में आया? यही तो आंसर है। ये पैरा हो गया और ये डाय हो गया। जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं सर आगे वाला भी बताओ, आगे वाला भी बताओ तब हमें समझ में आएगा, तो उनके लिए मैं आगे वाला भी बता देता हूं। यार आपका ही चैनल है, आपका ही सब कुछ चल रहा है, ये टेंशन मत लो, आपके लिए हम यहाँ पे हैं, ठीक है, बेफिक्र रहो एकदम। आगे वाला क्या है जरा चेक करो, H2+ है, देख लो यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ अगले पेज पे। H2+, देखो यहाँ पे H2+ बोला है ना, H2+, कैसे करोगे? 1 इंटू 2 कितना हो गया बच्चे 2, बट प्लस का मतलब, प्लस का मतलब क्या होता है बच्चे? प्लस का मतलब बोलो जरा। प्लस का मतलब होता है कि आप इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में निकाल रहे हो, लूज करेगा ना बच्चे, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होगा। बोलो समझ में आया? तो अगर ये प्लस हो गया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा बोलो वापस से? पैरा हो जाएगा। तो ए ऑप्शन पैरा, सी ऑप्शन भी पैरा, और इसके बाद H2- दिया हुआ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2- दिया हुआ है। H2 का मतलब 2 इंटू 1, मतलब ये 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1, 2 आ गया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, कितना आ गया 3, 3 भी क्या हो जाएगा बोलो? पैरा। हमें पूछा था डायमैग्नेटिक। अब बताओ बी आंसर क्यों सही है? समझ में आया सबको? अब समझ में आया बच्चे? यस राजीव, आग लगा देंगे, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना भाई। शॉर्टकट मैंने दे दिया है, जो लोग पूछ रहे हैं सर शॉर्टकट क्या है बच्चे, यही तो शॉर्टकट है। अरे अब इवन और ऑन, इवन और ऑड का भी शॉर्टकट चाहिए क्या मेरे भाई? ऐसा तो नहीं कि क्लास जूनियर सीनियर में जाने का प्लान बना रहे हो कि नहीं सर अब हम जूनियर सीनियर में जाना चाहते हैं। ऐसा मत कर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है। अब इवन और तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है यार, ये तो आना ही चाहिए, बराबर ना? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो और धमाका होने वाला है इस क्वेश्चन में। देख लो, अब यहां से मैंने एंट्रेंस के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं थोड़े से। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल? कल जो लेक्चर बैठे होंगे ना, उनको थोड़ा तो आइडिया मिलेगा कि क्या हो सकता है। कल मैंने हाइब्रिडेशन के थ्रू समझाया था कि किस हाइब्रिडेशन में क्या ज्योमेट्री होती है। आज इस कंसेप्ट को थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। देखो कैसा होता है ना, एमसीक्यू में बताने में चीजें क्लियर होती हैं कि अच्छा एमसीक्यू ऐसा आता है। सिर्फ थ्योरी पढ़ाऊंगा ना तो आपको याद नहीं रहता है, बट एमसीक्यू के थ्रू समझाऊंगा तो ज्यादा याद रहता है। चलो जरा देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे गलत दे रहे हैं आंसर, यार क्या बात है, मतलब गलत दे रहे तो मेरे लिए खुशी की बात नहीं है, मेरे लिए शॉकिंग बात है, लेकिन अच्छी बात है कि आप ट्राई कर रहे हो। देखो सबसे अच्छी बात क्या होती है मालूम है? जो मैसेज नहीं करता है, जो चैट नहीं करता है, मतलब उसके मन में एक डर होता है कि यार क्या चैट करो, छोड़ो मैं बस एक्सप्लेनेशन सीख लेता हूं। ऐसा नहीं करना है। मतलब आपको चैट में सिर्फ ABCD ये 4 बटन ही तो प्रेस करनी है, और वो भी प्रेस करनी है अपना दिमाग चलाकर। जब आप प्रेस करते हो तो आप उसके बारे में सोचते हो, आप डायरेक्टली प्रेस नहीं कर सकते। कोई बच्चा डायरेक्टली प्रेस नहीं करता होगा, देख लो जरा, कोई ऐसे प्रेस कर रहा है क्या? कोई नहीं कर रहा होगा। सब थोड़ा सा रीड करते होंगे, थोड़ा सोचते होंगे, बाद में दिमाग में कुछ नहीं आ रहा तो चलो प्रेस कर दिया। लेकिन सोचने का प्रोसेस कहीं ना कहीं होता ही होता है। ये बहुत सिंपल सा ह्यूमन टेंडेंसी है बच्चे। अगर मैं आपको कुछ काम दूं तो आप थोड़ा तो सोचेंगे ही कि अच्छा ये काम में क्या करना है, क्या प्लानिंग है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में वही होता है। देख लो यहाँ पे जो बच्चे कंफ्यूज हुए कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले मैं आपको बता दूं, मुझे पहले आप लोग बताओ वाटर मॉलिक्यूल कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है? चलो जल्दी से, वाटर मॉलिक्यूल कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है? ये आज आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बहुत अच्छे, बहुत सारे लोगों ने बोला है सर sp3 दिखाता है। जो बोल रहे हैं sp2 वो गलत बोल रहे हैं, उनको मैं समझाता हूं कि sp3 कैसे होता है। देखो यहाँ पे अब मैं एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं वाटर मॉलिक्यूल कैसे sp3 दिखाता है और इसका ज्योमेट्री राइट क्या होगा। देख लो ये MST CT में आया हुआ क्वेश्चन है। ये रहा मेरे पास H2O दिखाई दे रहा है, इसमें O का नंबर कितना होता है 8। हम लिखते कैसे हैं 1s2 2s2 2p4। इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो ये हीलियम बन जाएगा, क्योंकि इनर्ट गैस होता है, ये काम का कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन ये 2s और 2p बॉन्ड बनाएंगे। इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 1 2 3 और 4। पिक्चर क्लियर है बच्चे?
अब यहाँ पे क्या आ गया, 2s आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 2p आ गया, हालांकि 2px 2py 2pz आएगा। अब इन दोनों ऑर्बिटल को मिक्स करो, मिक्स करो मतलब ऐसे मिक्स कर दो, तो ये क्या बन जाएंगे, बोलो ये क्या बन जाएंगे, 1 2 3 4 बन जाएंगे, जिसके अंदर ये एक s रहेगा और ये 3 किसके रहेंगे, p रहेंगे। तो बोलो ये क्या बन गया, sp3 हाइब्रिडेशन बन गया। ये तो समझ में आ गया। अब sp3 में पहले दो ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन है, दिखाई दे रहा है, और बाकी में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अरे यही तो समझना है, O के पास हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन फालतू में बचे रहते हैं, वो यही बंदे ये लोग हैं, ये यही इलेक्ट्रॉन है जो फालतू में बचे रहते हैं। बोलो समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो H के साथ शेयरिंग करेगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ में। ये भी किसके साथ करेगा, हाइड्रोजन। तो इसको साइड साइड से एक इलेक्ट्रॉन ये और ये इलेक्ट्रॉन ये, देखो H के साथ शेयरिंग कर लिया यहाँ पे, H के साथ शेयरिंग किया यहाँ पे। बोलो समझ में आया, पानी का ये मॉलिक्यूल, और ये क्या दिखा रहा है, sp3 दिखा रहा है। अब क्वेश्चन है कि सर ये जो है कैसे पता चलेगा कौन सा, ये बोलते हैं ना स्ट्रक्चर दिखा रहा है, कौन सा शेप बना रहा है। तो शेप के लिए मैंने कल समझाया था, आज दोबारा समझा रहा हूं। जब भी sp3 नेचर आ गया, sp3, तो जनरली फ्रीक्वेंटली पहले तो हम ये याद कर लो कि टेट्राहेड्रल आने वाला ही है। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, sp2 का मतलब होता है ट्राइगोनल, ध्यान से सुनो जरा, और sp का मतलब होता है लीनियर। ये तीन चीज तो समझ में आ गई, लीनियर चलेगा। बट अब क्वेश्चन ये है कि सर sp3 वाले में क्या सब टेट्राहेड्रल बनाएंगे, तो ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि क्या उसके पास लोन पेयर है कि नहीं है। जैसे अगर मैंने माना, अगर मैंने आपसे बोला कि चलो मीथेन ले लो, मीथेन क्या दिखाता है बच्चे, तो आप बोलेंगे सर मीथेन ऐसा 4 बॉन्ड दिखाता है, क्या इसके पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलेंगे नहीं है। इसका मतलब ये जो sp3 होगा ये प्रॉपर टेट्राहेड्रल ही होगा। ये क्या होगा बच्चे, प्रॉपर टेट्राहेड्रल ही होगा। क्यों, क्योंकि इस पे कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो NH3 ले लो, NH3 में देखो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मतलब N के पास ऐसे 3 हाइड्रोजन होते हैं ना, तो इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चे, दबाव लगाता है यहाँ पे, अपना वजन जो है ना उस पर डाल देता है H के ऊपर, जिसकी वजह से H के होता है ना ऐसे बेंड हो जाते हैं। क्या होते हैं बच्चे, बेंड हो जाते हैं, दिखाई दे रहा है, बेंड हो गया। तो इसको बोलते हैं जनरली बेंड वाला स्ट्रक्चर बन गया। चलेगा, ये भी टेट्राहेड्रल है बट थोड़ा बेंड वाला है। पानी वाले में तो और ज्यादा बेंडिंग होती है। क्यों, क्योंकि पानी वाले केस में यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। अब ये पूरा इलेक्ट्रॉन जो एकदम वजन वाला जो इसके ऊपर आ जाता है, इस बॉन्ड के ऊपर, तो इसका बॉन्ड बिल्कुल ऐसा बन जाता है वी शेप वाला। उल्टा वी देखा है आप लोग ने, उल्टा वी मतलब जनरली वी ऐसा होता है ना, बट आप उल्टा वी समझो ऐसा, मतलब ये O है और ये H है और ये H है, एकदम झुक जाता है। इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। मजा आया, मजा आया, बोलो बोलो एकदम मजा आया कि नहीं आया। जल्दी चैट बॉक्स में बता दो कि हाँ सर मजा आ गया, ए इज करेक्ट। जो लोग सोच रहे थे कि नहीं यार कौन सा आंसर करेक्ट होगा, टेट्राहेड्रल होगा कि कोई दूसरा होगा, तो अब समझ में आ गया कि नहीं यार, अब हमें समझ में आ रहा है टेट्राहेड्रल कब होगा, जब सिर्फ sp3 होगा विदाउट लोन पेयर। अगर लोन पेयर आ गया तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल में लिखने वाला हूं। चलेगा, क्लियर है बच्चे, एक एक चीज समझाते जा रहा हूं, कोई ऐसा घाई नहीं करना है मुझे, एकदम आराम से जा रहा हूं यार, 1 घंटे में हमारा हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। इन एसिटिलीन क्वेश्चन नंबर 16, आग लगा दो इस क्वेश्चन को, आग लगा दो, गारंटी दे रहा हूं कि 100% राइट मिलने वाले सबको। इसलिए नहीं कि क्वेश्चन इजी है, इसलिए क्योंकि आपने कंसेप्ट पढ़ के बैठे हो, कल आपने सीखा था लेक्चर को। जल्दी बता दो, एसिटिलीन जो होता है उसमें ईच कार्बन एटम अंडरगोज फिल इन द ब्लैंक्स हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें एक और चीज होती है ना कि बहुत से लोगों को एसिटिलीन का फॉर्मूला ही नहीं मालूम है, तो वहां पे बच्चे हमारे फंस जाते हैं। जो हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो हमारे यार मतलब समझ रहे हैं, दोस्त लोग हैं तुम लोग, तो वो क्या करते हैं, फंस जाते हैं। कहां फंस जाते हैं, सर हमको एसिटिलीन का स्ट्रक्चर ही तो नहीं मालूम है। अब जैसे ही मैं इसको लिखूंगा कि चलो एक काम करो, इसकी जगह पे ये वर्ड यूज करो, तब खुश हो जाते हैं, अरे सर ये तो इथाइन है, अरे इथाइन का मतलब 2 कार्बन और वाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, अरे सर ये तो हमारा अपना इथाइन है। क्या सर आप एसिटिलीन दिखा के हमको डरा रहे हो, ऐसा बोलिए ना, इथाइन की बात कर रहे हैं। हाँ बच्चे इथाइन की बात कर रहा हूँ, इथाइन का कॉमन नेम एसिटिलीन होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में मैंने कल आपको बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि एक बॉन्ड जो होता है सिर्फ सिग्मा होता है, ये बॉन्ड सिग्मा है, बाकी ये दोनों बॉन्ड क्या होते हैं, पाई होते हैं। इसका मतलब कि S और P ये हाइब्रिडेशन हम यूज करते हैं, S और P हम यूज करते हैं क्योंकि इसमें एक ही बॉन्ड हमको क्या करना होता है, सिर्फ ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है, बाकी दोनों जो होते हैं वो लैटरल ओवरलैपिंग से बनेंगे। इसीलिए sp3 के अंदर सॉरी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है और बचे हुए दोनों पाई होते हैं। और जो पाई होते हैं वो किससे बनते हैं बच्चे, तो y और z ऑर्बिटल से बनते हैं। किससे, अनहाइब्रिडाइज्ड z, y और z ऑर्बिटल। चलेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके लिए, मैं आपको दिखा देता हूं कि एसिटिलीन रियल में कैसा दिखता है, जरा देख लो। रियलिटी में इसका डायग्राम बताने जा रहा हूं, तो क्या आप रेडी हैं। sp जो मैं दिखाने जा रहा हूं बच्चे,
sp जो मैं दिखाने जा रहा हूं एसिटिलीन के लिए, तो क्या आप रेडी हो? देखो इसलिए नहीं कर रहा हूं, क्या बोलेंगे सर sp का क्यों दिखा रहा, क्वेश्चन तो हो गया। अगर क्वेश्चन कराना होता तो बच्चे मैं आपको पीडीएफ भेज देता, लो भाई ये क्वेश्चन ये आंसर है, देख लो अपने आप से। लेकिन आप क्वेश्चन देखने के लिए नहीं आए हो, आप कंसेप्ट सीखने के लिए आए हो कि नहीं सर हमें ये बताइए कि एसिटिलीन रियल में कैसा दिखता है जब ये डायग्राम बनाते हैं तो। क्योंकि कभी अगर डायग्राम के फॉर्म में आएगा तो आप क्या करोगे, तब तो ब्लैंक हो जाओगे, हमको नहीं पता एसिटिलीन कैसा दिखता है। देखो एसिटिलीन का में क्या बच्चे कार्बन होता है, देखो यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना होता है 6। कैसे लिखते हैं 2,4। कैसे सॉल्व करेंगे 1s2 2s2 2p2, ये तो हीलियम, इसको छोड़ दो, यहाँ पे बन जाएगा 1 2s2 और ये बन जाएगा आपका 2p2 जिसके अंदर एक आएगा दो आएगा, ये 2s है ये 2p है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये इसमें शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे आपका जो बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3। हालांकि हमको पता है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला गेम है, बराबर ना। तो जब ये मिलेंगे आपस में तो ये सिर्फ एक ही हाइब्रिडाइज होने वाला है, एक ही हाइब्रिडाइज होगा, मतलब इसका S इसका P सिर्फ इतना ही हाइब्रिडाइज होगा, मतलब समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों साथ में आ जाएंगे और ये दोनों बंदे अलग, कौन कौन PY, सॉरी लिखने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, एक मिनट मैं स्लाइड जरा चेंज करता हूँ, ध्यान देना जरा। देखो इस तरह से ये दो बंदे साथ में आ जाएंगे, कौन से SP वाले, और ये दो बंदे साथ में आ जाएंगे, कौन से PY और PZ वाले। समझ में आया? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बोले अनपेयर्ड 4 हो गए, 4 में से ये दोनों बंदे क्या बनाएंगे सिग्मा। आप बोलेंगे सर दो कैसे सिग्मा बनता है, आपको दिखाता हूं मैं। ये देखो एक कार्बन और यहाँ पे H भी तो होता है ना बच्चे, समझ में आया? तो बताओ ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है सिग्मा, एक यहाँ पे बना रहा है एक यहाँ पे बना रहा है, मतलब उसको 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है उसके अंदर। समझ में आया? अभी आप समझ में आया? समझ में आया बच्चे? अब जरा ध्यान से देखो, अब ये बंदे लोग क्या करेंगे, फिर ये बंदे लोग कैसे बनाते हैं, तो आपको समझाता हूं कि एग्जैक्टली क्या होता है। देखो एग्जैक्टली होता क्या है कि जब इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो हमको पता है कि sp का डायग्राम देखो ऐसा बनता है, sp देखो ऐसा होता है, ये sp है, ठीक है। ये sp का मैंने एक कार्बन लिया और ये sp का मैंने क्या किया दूसरा कार्बन लिया, दिखाई दे रहा है सबको? क्योंकि हमको पता है कार्बन कैसे होता है, देखो ये ऐसा बनता है ना बच्चे, कार्बन कार्बन ऐसे बनते हैं, तो हमको दो कार्बन लेना पड़ेगा, मतलब ये sp का दो हमको लोब लेना पड़ेगा। अब इसमें दो हाइड्रोजन भी लेना है मुझे, दो हाइड्रोजन मतलब दो सर्कल, क्योंकि हाइड्रोजन s ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो दो सर्कल ले लिया। अब देखो कैसे बॉन्ड बनेगा, इनका अटैचमेंट इनके साथ होगा, इनका अटैचमेंट इनके साथ होगा। देखो कैसे, ऐसा 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 ऐसा, ये क्या बन गया बच्चे, जो लोग कंफ्यूजन को मैं बता दूं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन चुका है, बोलो समझ में आया? अब इसके ऊपर सर्कल लगा दिया तो ये क्या बन गया हाइड्रोजन, इसके ऊपर सर्कल लगा दिया तो बोलो क्या बन गया हाइड्रोजन। इसका मतलब कि मैंने यहाँ पे H लगा दिया, मैंने यहाँ पे H लगा दिया, बोलो इतना समझ में आ गया? अब सिर्फ क्या बचा है, ये दोनों डबल बॉन्ड बचे हुए हैं, देखो दिखाता हूँ कैसे आएंगे। ये दोनों डबल बॉन्ड कहां से बनेंगे बच्चे, तो आप बोलेंगे सर PY PZ अनहाइब्रिडाइज्ड है। अनहाइब्रिडाइज्ड का मतलब वैसे का वैसे ही है, इसका मतलब ये बंदा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, ये बंदा भी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, ये बंदा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, ये बंदा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। समझ में आया? अब इनके साथ ये ओवरलैपिंग होगी लेटरल वाली और इनके साथ ये ओवरलैपिंग होगी लेटरल वाली, बोलो समझ में आया? ये बन जाएंगे पाई बॉन्ड। मजा आया क्या रे मेरे भाई? अरे इसी को बोलते हैं इथाइन। अब समझ में आ रहा है? ओ माय गॉड सर स्ट्रक्चर तो बड़ा छोटा लग रहा था, बट जो आपने बनाया वो तो धमाल हो गया एकदम। एक बार फिर से बताइए, दोबारा समझा रहा हूं बच्चे, तान्या ध्यान से देख लो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। आपको लगेगा हाँ सर। देखो क्या ये कार्बन, ये क्या है कार्बन, समझ में आया? तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना कि नहीं बना? हाँ सर बन गया, आगे बोलिए। अब कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा दो, बोले हाइड्रोजन लगा, यहां पर भी लगा कि नहीं हाइड्रोजन? हाँ सर हाइड्रोजन भी लग गया। अब हमको पता है कि बच्चे ये PY और PZ ये क्या होते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, मतलब ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। पाई बॉन्ड वाले कैसे बनते हैं, जो हाइब्रिडाइज नहीं होते, मतलब कि जो लैटरल वाले होते हैं, जो जाके नहीं चिपकते, दूर दूर से चिपकते हैं। देखो ये वाले, समझ में आ रहा है? तो ये दोनों कार्बन के ऊपर रहेंगे ना, तो ये देखो तिरछा वाला तिरछे वाले से जाके जुड़ जाएगा, दिख रहा है? और ये जो खड़ा वाला ना खड़े वाले से जाके जुड़ जाएगा। समझ में आया कुछ? इसी को बोलते हैं पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड बन गए मेरे भाई? 2 पाई बॉन्ड बन गए, बोलो समझ में आया? चलेगा? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है और आपका वो क्वेश्चन कैसे इंतजार कर रहा है। अच्छा ये सब तो हो गया मेरा 30, हाँ ये भी हो गया। आगे चलते हैं, एक मिनट जरा थोड़ा सा रुक जाओ। चलो 34 स्लाइड। चलो बच्चे क्या धमाकेदार क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 17। मजेदार क्वेश्चन है। इन C2H4 मॉलिक्यूल, मतलब कि C2H4 जिसको नहीं पता ना उनको मैं बता दूं, C2H4 देखो इसकी बात कर रहा है। जो लोग कंफ्यूजन है कि सर C2H4 क्या है, देखो ये है। और अच्छे से लिखना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2H यहां लगा दो और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे 2H यहां लगा दो, बोलो समझ में आया? तो C2H4 मॉलिक्यूल में फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड कब होता है बच्चे, कैसे होता है जरा बताओ तो।
कैसे फॉर्म होता है, हाइब्रिडाइज वाले से होता है कि अनहाइब्रिडाइज वाले से होता है। मैंने अभी सिखाया आपको। हाइब्रिडाइज का मतलब जो मिक्स हो जाता है, और अनहाइब्रिडाइज का मतलब जो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। जैसे आपने देखा ना एसिटिलीन में पी वाई पी जेड वैसे का वैसे ही पड़े रह गए, वो मिक्स नहीं हुए, राइट। तो इस क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। जल्दी से बता दीजिए, बहुत सारे बच्चे गलत दे रहे क्या यार, जल्दी जल्दी में गलत दे रहे हैं, मतलब दे तो सही रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ वो जल्दी में देखिए, बस फटाफट टिक मार्क करना चालू, बट अपना दिमाग नहीं चला रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आप लोगों ने सुना बच्चे? अरे मेरे प्यारे बच्चे, मैं क्वेश्चन में पाई बॉन्ड पूछ रहा हूं, आप लोग सब टिक मार्क कर रहे हैं सी वाला आंसर। बच्चे सी कैसे होगा, sp2 हाइब्रिडाइज तो जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, हमको पाई बोला है, पाई कौन बनाता है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बनाता है। कौन बनाता है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। वो भी कितना होना चाहिए, 2 कार्बन एटम का होना चाहिए, एक इसका होना चाहिए और एक इसका होना चाहिए। बोलो समझ में आया? तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चे आपके लिए, राइट आंसर क्या होगा बोलो, मजा आया कि नहीं, जल्दी बोलो। हाँ सर मजा आ गया, अब समझ में आया कि एग्जैक्टली आप क्या बोल रहे थे, ये मीनिंग क्या था इसका, क्या आप कहना चाह रहे थे, अब समझ में आया, हर एक चीज पल्ले पड़ रही है। यही होता है बच्चे कि जब आप लगातार लेक्चर बैठते हो तो आपको इसका फायदा आने लगता है, आप उसको समझने लगते हो चीजों को कि हाँ यार ये कैसे हो रहा है। चलेगा, रिपीट करूं दोबारा से, देख लो दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि सी डबल बॉन्ड सी है, उसके ऊपर एच है, यहां पर भी एच है। अब इसको जरा ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखने के बाद आपको लगेगा कि ये जो कार्बन है ये पाई बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, देखो यहाँ पे पाई बना रहा है ना, तो ये कार्बन का क्या रहेगा बच्चे, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। क्या रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। चलेगा, वैसे ही ये एक आपने लिया, वैसे इस कार्बन का भी लेंगे तो बोलो कितने अनहाइब्रिडाइज आ गए, 2 आ जाएंगे। तो 2 अनहाइब्रिडाइज जब p ऑर्बिटल में यूज करूंगा, इस तरह से देखो, इस तरह से, तब इनके बीच का जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के लिए क्या जरूरी है, पाई बॉन्ड के लिए क्या जरूरी है बच्चे, तो पाई बॉन्ड के लिए देखो ये जरूरी है, दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन में, देख लो जरा क्वेश्चन। पाई बॉन्ड के लिए नंबर बी ऑप्शन जरूरी है कि अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ 2 कार्बन एटम का होना बहुत जरूरी है। समझ में आया, चीजें क्लियर है? चलेगा, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं जल्दी से, अगला क्वेश्चन है आपके लिए 18 होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 18, भाई ये भी मजेदारी है, इसको अपन हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है, हालांकि क्वेश्चन तो बहुत हल्का ही लग रहा है मुझे। अब जो बेइज्जती हुई थी कल ऑक्टेट की, उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। किसी के बेइज्जती में आप अगर सुकून ढूंढते हैं तो ये अच्छी बात नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बट हम क्या करें, अब यहाँ पे ऑक्टेट रूल जो है, उनको बहुत सारा कंटेंट उन्होंने थोड़ा सा बोलते हैं ना एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हैविंग एन एक्सपांडेड ऑक्टेट। एक्सपांडेड ऑक्टेट मतलब ज्यादा 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन लेके चलेगा। तो ऑब्वियस है बच्चे, ये तो मेरे ख्याल से बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया है, आप भी बता सकते हो कि हाँ सर पीसीएल 5 होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा देख लो यहाँ पे, फॉस्फोरस 1 2 3 4 5, ये सीएल है, ये भी सीएल है, क्या बात है, ये भी सीएल है, ये भी सीएल है, ये भी सीएल है। अब फॉस्फोरस अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, और ये शेयरिंग करते जाएंगे इस तरह से। तब आप देखेंगे कि नहीं यार इसके पास तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 10 तो ऑब्वियस है 8 से ज्यादा ही होता है, तो सबको पता है कि नहीं, बोलो सही बात है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 20। चलेगा, देखो सफिशिएंट क्वेश्चन लिया है मैंने, और हर टाइप के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हर टाइप के क्वेश्चन आ गए, पैरामेग्नेटिक आ गया, पाई आ गया, सिग्मा बॉन्ड वाला भी आ गया, ठीक है। हर तरह का क्वेश्चन जो है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं जरा क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चे, 18 के बाद 19 आ गया क्या, इसके पहले कौन सा क्वेश्चन था, देख लो जरा। मैं 19 हमने किया क्या, अच्छा 18 के बाद 19 आना चाहिए, 19 लोड नहीं हुआ शायद से, लग रहा है कुछ प्रॉब्लम रहेगा। चलो कोई बात नहीं, 20 पे आ जाते हैं। आयनिक bonds are usually formed by combination of element with, बोलिए भाई ये तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो अपन नेगलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब है ये क्वेश्चन, इज्जत वाले क्वेश्चन है। फटाफट बता दो आयोनिक बॉन्ड के बारे में क्या पूछा जा रहा है, बता दो जल्दी से। ये थोड़ा ट्रिकी भी है, जो लोग सोच रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन है, आयनिक के ऊपर आ गया, NaCl के ऊपर आ गया, चलो अब तो मजा है। अरे भाई इतना भी मजा नहीं है, इतना भी मजा नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे गलत गलत आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। आयनिक कब होता है, आयनिक तब होता है जब इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान रहेगा और सामने वाला बंदा जो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एक्साइटेड रहेगा, तब आयनिक बनता है। अब ये तो समझो पहले,
और जो इलेक्ट्रॉन लेता है ना वो एनर्जी रिलीज करता है। ये आपको पता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका बहुत हाई नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके वो बॉन्ड बनाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे, जो लोग यहाँ पे सी 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 लिख रहे हैं ना, उनको बता दो कि राइट आंसर बी होने वाला है। ठीक है, मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है। राइट आंसर बी होगा। कैसे होगा देखो, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं सोडियम है, आप बताओ सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी मांगेगा कि कम एनर्जी मांगेगा? वो मुझे लिख के दिखाओ जरा, मोर एनर्जी और लेस एनर्जी, ये चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ मुझे। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए लेस या मोर? तो आप बोलेंगे सर लेस एनर्जी। क्यों? अरे वो उसको स्टेबल होना है मेरे भाई। तो लेस एनर्जी का मतलब होता है लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ में आया? और जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा सीएल के पास, जिसका नंबर 287 है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो बताओ क्लोरीन स्टेबल होगा कि नहीं होगा? पहले वो मुझे बताओ, क्लोरीन माइनस बन के स्टेबल होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलेंगे हाँ सर स्टेबल होगा। और जो स्टेबल होता है ना वो हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखाता है। मतलब हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे एनर्जी रिलीज होती है, नेगेटिव का मतलब होता है रिलीज होना। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा विथ वेल एक्सप्लेनेशन नंबर बी हो जाएगा। चलेगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत सारे बच्चे अगले क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। जो बोल रहे हैं बाय सर, बाय सर क्यों बोल रहे हैं यार? अभी तो टाइम है ना, 4 मिनट 5 मिनट। ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कंस्टिट्यूएंट्स आयन। कोई सॉलिड है आपके पास, कोई सॉल्ट है, आयोनिक मोल आयोनिक है, और अगर उसको तोड़ने के लिए लगने वाला जो एनर्जी होगा आपका, अगर आप यूज करते हो, तो बताओ कि वो कौन सी एनर्जी होगी, वो उसको क्या बोलेंगे हम? आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्टेंस भी दूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोगों को नहीं पता है। देखो बच्चे, अगर कहीं पे ऐसा लिख के आ गया टू ब्रेक बॉन्ड ऑफ 1 मोल कंपाउंड या मॉलिक्यूल, 1 मोल कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल है, उसके बॉन्ड को तोड़ना है, तो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड तोड़ना है वैसा लिख के आ गया कि नहीं, बॉन्ड को ही तोड़ना है, तो बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। और अगर आगे आपको कि नहीं वो कोई आयनिक सॉलिड है, कोई सॉलिड मटेरियल है, उसको आप तोड़ रहे हो, गैस बना रहे हो, तब उसको बोलते हैं लैटाइस एनर्जी। इस बात का ध्यान रखना। आया समझ में बच्चे? आया समझ में? चीजें क्लियर हुई एकदम अच्छे से? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा लग रहा है आप समझ एक एक चीज को समझते जा रहे हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। यस, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। बहुत मजेदार क्वेश्चन है यार ये तो, और मैंने समझाया था पीछे, ये मैंने आपको समझाया था। चलेगा? ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बच्चे, बहुत नजदीक आ गए। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन और होंगे जो लोग पूछ रहे हैं ना, शायद 2 क्वेश्चन और है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र नहीं होना भाई, हम भी टाइम स्लॉट देख के बनाते हैं पीपीटी, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एटम in ammonia molecule and O atom in H2O molecule are respectively। मेरे ख्याल से ये तो हमने आपको सिखाया अभी अभी कि अमोनिया हो, चाहे पानी हो, चाहे मीथेन हो, इन सब के अंदर sp3 हाइब्रिडेशन ही माना होता है। सही बात है ना? तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है आपका sp3 आंसर लेके चलेगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो बोल देना मुझे कि सर यहाँ पे डाउट है। मैं गारंटी दे रहा हूँ डाउट तो आने ही नहीं दूंगा भाई, डाउट नहीं आने दूंगा, कंफर्म बोल रहा हूं मैं आपको। चलेगा? चलो जरा देख लो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 23। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। ये हुई ना भाई, ये हुई ना? यस बच्चे, चलेगा। एलियन बाय 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 बच्चे, एलियन एलियन सबको बाय कर रहे हैं और बोल रहे हैं हमारे प्लेनेट पे आ जाओ। जरूर आएंगे, साइंस धीरे धीरे तरक्की कर रहा है और बहुत जल्दी हम एलियन से मिल भी सकते हैं, डिपेंड्स। चलो 23 क्वेश्चन नंबर का आंसर जरा बता दो फटाफट। इन मीथेन मॉलिक्यूल CH सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, बता दो कि भाई मीथेन मॉलिक्यूल जो होता है उसमें जो CH का सिग्मा बॉन्ड होता है वो किससे बनता है? थोड़ा सा मुश्किल होगा ये, मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा मुश्किल होगा ये। कुछ बच्चे कंफ्यूजन मोड में, पूरी तरह से कंफ्यूज वाले मूड में आ चुके हैं कि यार क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग ए लिख दे रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग बी लिख दे रहे हैं, कुछ लोग सी लिख दे रहे हैं। भाई राइट आंसर लिखने के लिए बोल रहा हूं। देखो यहाँ पे मीथेन मॉलिक्यूल पता नहीं कैसा होता है, ये ऐसा होता है। देखो पहले दिखा दूं मैं आपको, ये बच्चे मीथेन मॉलिक्यूल है, जिसको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। ये मीथेन मॉलिक्यूल है, इसका कार्बन क्या होता है? sp3 होता है। हमने आपको सिखाया था ये sp3 होता है।
बट हाइड्रोजन में थोड़ा कोई आने वाला है, हाइड्रोजन में तो बच्चे 1 होता है तो 1s1 आएगा, मतलब ये s ऑर्बिटल। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? आप बोलेंगे sp3-s ओवरलैपिंग होती है। बोलो कौन सी ओवरलैपिंग होती है? sp3-s ओवरलैपिंग। बोलो समझ में आया? क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्या आप रेडी हो? क्या आप रेडी हो लास्ट क्वेश्चन के लिए? एक बार कंफर्म कर दीजिए। कल का जो टॉपिक होगा बच्चे वो होने वाला है रेडॉक्स रिएक्शन। आप एक बार गो थ्रू करके आइए, आपको हर एक कंसेप्ट सिखा दूंगा एकदम अच्छे से। पूरा हर एक कंसेप्ट, डैनियल सेल हो, चाहे वो आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो, चाहे वो आपका हाफ रिएक्शन मेथड हो, चाहे वो नॉर्मल रूल हो, रेगुलेशन हो, सब कुछ बताऊंगा। और देखो सबसे बड़े बड़े चैप्टर ले रहा हूं मैं। केमिकल बॉन्डिंग बड़ा चैप्टर, रेडॉक्स रिएक्शन बड़ा चैप्टर। इसके बाद मैं ट्राई करूंगा कि एलिमेंट वाला चैप्टर ले, थोड़ा सा थियरी से, जरा थियरी चैप्टर ले लेता हूं। फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन, बेसिक प्रिंसिपल, सब बड़े बड़े चैप्टर पहले ले रहा हूं। ठीक है, क्लास 11 का पूरा कंटेंट यहाँ पे आपको वेल प्रिपेयर्ड चल रहा है मॉड्यूल वाइज। तो 10 दिन में आपके 5 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? टेंशन नहीं लेना है। क्या आप रेडी हो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यस तो बोलो यार तुम लोग कम से कम। यस, हाँ सर बोल दिया मैंने। अब बताओ क्या करना है? कुछ नहीं करना है बच्चे, बस इसका आंसर बता दो फटाफट एकदम। इसमें भी बच्चे फंसते हैं यार, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा ना फंस जाते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग ना ऐसे एकदम घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन देख के। अरे सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया, अरे सर ये क्या पूछ दिया आपने। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। किसका हाइब्रिडाइजेशन आपको लग रहा है कि हो जाएगा आपके हिसाब से? किसका हाइब्रिडाइजेशन आपको लग रहा है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है? हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या जरूरी है? हाइब्रिडेशन के लिए क्या जरूरी है मैं आपको दिखा दूं, समझा दूं पहले। देखो होता क्या है ना बच्चे की जो हाइब्रिडेशन है ना, वो एक प्रोसेस होता है मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। आपको बता दो हाइब्रिडेशन का मतलब, जिसको नहीं पता है कि सर एक्चुअल मीनिंग बताइए ना, बुक का मत बताइए, एक्चुअल मीनिंग बताइए। आपने ये नाम सुना है? ये नाम सुना है, बहुत से लोगों ने सुना होगा, लाइगर या फिर टायन। अभी जाके देखो गूगल पे, आपको समझ में आएगा। लाइगर का मतलब होता है लॉयन और टाइगर का मिक्सचर। बहुत सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं जो अलग अलग ऑर्बिटल को हम मिला के एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, लॉयन प्लस टाइगर, लाइगर। वैसे ही आता है टायन। नहीं सुना है बच्चे तो आज सुन लो। साइंस इतना तरक्की कर चुका है कि लॉयन और टाइगर के बोलते हैं ना मेल फीमेल वर्जन से एक नया स्पीशीज बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज लाइगर और टॉयन। जाके गूगल पे सुन लेना, मतलब चेक कर लेना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि यार ये हाइब्रिड करके बनाया गया है। बायो में ये वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड एनिमल। चलेगा? अब क्वेश्चन ये है कि सर केमिस्ट्री में हाइब्रिडेशन क्या है? तो केमिस्ट्री में भी वही है, आप अलग अलग हाइब्रिडेशन लेते हो। मतलब एक s ऑर्बिटल लिया, एक p ले लिया, दोनों को मिला दिया, s का एक लिया, p का दो लिया, तो बन जाएगा sp2, ये नया बंदा बन गया। s का एक लिया, p का तीन लिया, तो ये नया बंदा बन जाएगा sp3। समझ में आया? बट क्वेश्चन है कि ये कौन कौन से बंदे होने चाहिए? s और p तो होना चाहिए, समझ में आ गया? मतलब दो अलग अलग होने चाहिए, जैसे मेल और फीमेल होगा तो ही आप हाइब्रिड कर सकते हो, वैसे ही s और p होगा तो हाइब्रिड कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उनकी एनर्जी जो है ना बच्चे वो सेम होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? देखो 2s2p है, ये एनर्जी सेम है, सेम ऑर्बिटल वाले हैं, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से निकले। यहाँ पे 3 और 2p है, मतलब ये नहीं चलेगा। यहाँ पे 1 2 है, सेम सेम है, तो ये तो चलेगा ही नहीं। मेल मेल से थोड़े कोई बोलते ना ये रिप्रोडक्शन होने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पे 1s2p, ये भी देखो अलग एनर्जी हो गई, 1 और 2 हो गया। तो बच्चे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? ए, क्योंकि ये 2s और 2p ये सेम एनर्जी के हैं, प्लस प्लस ये अलग अलग ऑर्बिटल भी हैं। चलेगा? तो बच्चे इस तरह से, अगर आप जो इसका राइट आंसर है वो नंबर होने वाला है आपके लिए ए। और जो लोग मेरे चैनल पे, मतलब इस नून एकेडमी का जो चैनल है, जो लोग पहली बार आए हैं तो उनको मैं दिखा दूं, ये कोर्स आप देख सकते हो, नून एकेडमी सोविन। अगर आप टाइप करेंगे कहीं पर भी जाके, गूगल में भी करेंगे या कहीं पे भी करेंगे, तो शायद आपको दिखेगा। वहां से नहीं दिखेगा तो आप कम से कम जो मैं टेलीग्राम पे जो चैनल लिंक भेजता हूं वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 5 बजे मेरा लेक्चर होता है। कल भी आपको 14/6 को होगा लेक्चर। लेक्चर जो होने वाला है वो होने वाला है रेडॉक्स रिएक्शन। और सर रेडॉक्स रिएक्शन में आप क्या पढ़ाएंगे? तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि कल पूरा चैप्टर रेडॉक्स का खत्म हो जाएगा और अगले दिन इसका मैं एमसीक्यू कराऊंगा। तो हमने डिसाइड किया है कि 11th के चैप्टर को एक एक दिन देने के लिए, एक दिन सिनॉप्सिस और दूसरे दिन उसका एमसीक्यू। और जो सिनॉप्सिस रहेगा उसमें भी एमसीक्यू रहेंगे, ब्रेकआउट रहेंगे, उसमें भी एमसीक्यू और ब्रेकआउट रहेंगे। तो ये पूरा स्टोरी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का जो लेक्चर रहा होगा आपने मजा किया होगा, मतलब एंजॉय किया होगा। हर एक 24 क्वेश्चन को आपने एकदम धमाल, मतलब ऐसा होता है ना कि नहीं सर मजा आ गया। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं सर फीड में नोट्स नहीं दिख रहा है, तो मैं वापस से टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो मैडम सर जो भी आप सुन रहे हैं, ये बहुत सीरियस इश्यू है बच्चों के लिए, तो प्लीज जरा देखिए आप फीड में
बोलते हैं ना कि टेक्निकल टीम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, फीड में आप जरा नोट्स को, जो मेरा पीडीएफ है, कुछ नहीं करना है, पीडीएफ मेरा सिर्फ उसे वहां पे रख दीजिए ताकि इनको सिनॉप्सिस पढ़ने में मजा आ जाए या इजी हो जाए। चलेगा? थैंक यू बच्चे, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है आप यहाँ पे आते हो और आप बहुत कुछ सीख के जाते हो, ये बहुत अच्छी बात होती है। चलेगा? थैंक यू वेरी मच। जो भी आपको अब अगला लेक्चर जो आपको है जो अटेंड करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। लास्ट एक और स्लाइड जो मैं आपको मैं दिखाना चाहता हूं। अगला स्लाइड क्या है? अगला स्लाइड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है यार आपके लिए। आप इतने टाइम से हमारे साथ थे और अगर मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूं तो क्या मतलब है फिर? चलेगा? तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और नून एकेडमी की तरफ से हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय बच्चे। और एक चीज और मैं बता दूं, जब आप इसको लॉग आउट करेंगे या जब यहां से निकलते होंगे ना, तो एक आपको मेरे ख्याल से वोटिंग के लिए आता है। तो अगर आपको लगता है, मैं बोल नहीं रहा हूं कि मुझे ये इतना ही वोट दो, अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है टीचर जेन्युइन है, अच्छा कर रहा है, आप उससे खुश है, तो आप मुझे अच्छी वोटिंग दे सकते हैं। आपकी चॉइस होगी, इसमें कोई फोर्स नहीं होता है। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।